हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल सीरीज का पार्ट 3। आज हम बात करेंगे सिंबल्स की। जो सिंबल्स जो दिए गए हैं एलिमेंट्स को, आईयूपीएसी ने कुछ अलग अलग सिंबल्स दिए। जैसे हाइड्रोजन को जो सिंबल दिया गया, हाइड्रोजन को जो सिंबल दिया वो एच दिया। जैसे हीलियम को जो सिंबल दिया वो दिया एच ई। ये सिंबल्स क्यों दिए भाई? आसान रहे सिंबल्स को याद करना। समझ, नाम जो है नाम से ही मैच करता हुआ सिंबल दे दिया एच ई। जो सिंबल्स की एक खास बात और क्या रखी कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर वो स्मॉल होगा सिंबल्स में ऐसा। और जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को रखा गया ए एल, तो पहले लेटर में हमेशा कैपिटल रखना है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रखना है। अगर ऐसे लिख दिया ए एल तो हो जाएगा गलत, ए एल ऐसे रख दिया तो भी गलत हो जाएगा, और ए एल ऐसे रख दिया तो भी गलत होगा। जो आईयूपीएसी ने जो बताया है हमें वही सिंबल का यूज करना है। हाइड्रोजन के लिए वाला सिंबल, हीलियम के लिए वाला सिंबल, एल्यूमिनियम के लिए ये वाला सिंबल। तो हर एलिमेंट का जो नाम है, नाम से ही मिलता जुलता सिंबल होगा। किसी किसी एलिमेंट का ऐसा है जो सिंबल है वो अलग रहता है। जैसे सोडियम, सोडियम का जो सिंबल हुआ है एन, क्योंकि सोडियम को किसी दूसरी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में इसको नेट्रियम बोलते हैं। सोडियम क्या बोलते हैं? नेट्रियम बोलते हैं। इसीलिए सोडियम का नाम रख दिया, या इसका जो सिंबल है वो क्या रख दिया? एन ए रख दिया। तो नाम से मिलते जुलते सिंबल्स रखे ताकि पढ़ने में आसान हो, याद करने में आसान हो। इस बाद हम जो हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं, एटॉमिक मास। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास नाम से ही पता चलता है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। भी एटम का मास कितना है? कितने वजन का एटम, या फिर वजन तो एक अलग चीज रहती है नॉर्मली, पर एटम कितना है भी, एटम का मास कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना मास है एटम का, वो निकालना। पर एटम है तो बहुत छोटा, एटम का मास निकालेंगे कैसे? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइंटिस्ट के पास कि भाई एटम का मास निकालें कैसे। तो क्या वो डाल्टन की एक रिसर्च को पढ़ा गया। तो डाल्टन ने क्या बोला था, जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। तो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का एग्जैक्टली मास ना निकाल करके हम एटम का जो मास है वो किसी दूसरे एटम से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 3 ग्राम कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कितना बनेगा भाई? 7 ग्राम बनेगा। 3 ग्राम कार्बन लेंगे, 4 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये रेशियो फिक्स रहता है भाई, मतलब हमेशा 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही। ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा और डाल्टन ने बताया था कि रेशियो फिक्स होगा। अगर कम या ज्यादा ले लें, अगर मैं लूँ यहाँ पे 4 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ही ऑक्सीजन ले लूँ तो जो बनेगा मेरा वो 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। जो 1 ग्राम बच गया वो बच गया, कार्बन 1 ग्राम बच गया, वो रिएक्ट हो गएंगे। हमेशा 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो अपने मास का 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं मान लू इफ कार्बन मास इज 1 यूनिट, अगर मैं कार्बन का मास 1 यूनिट ले लेता हूं तो जो ऑक्सीजन का मास होगा, वो 4/3 यूनिट होगा, जो कि हम लिख सकते 1.33 यूनिट। तो हमने ऑक्सीजन का मास मिल गया। अगर कार्बन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास 4/3 या फिर 1.33 यूनिट है। तो हमने कुछ ऐसे एटम्स के मास निकालने शुरू करे। तो जो कार्बन के जो मास निकलने लगे, कार्बन के कंपैरिजन में सभी एलिमेंट्स के हमने मास ऐसे निकाले। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, हमें होल नंबर्स नहीं मिल रहे थे। होल नंबर्स मिले नहीं, तो होल नंबर्स में अगर मिलते तो भी ज्यादा अच्छा रहता। ऑक्सीजन का मास भी 16 निकल जाता, 2 निकल जाता, 4 निकल जाता, कुछ ऐसे निकलते ऑक्सीजन मास, तो वो ज्यादा याद करने भी आसान होते, कैलकुलेशन भी हमारी आसान होती। पर हमने कंपेयर तो किया, लेकिन कंपेयर हमने किसी के कार्बन से कंपेयर किया। तो कार्बन को से कंपेयर क्यों किया कि कार्बन हर जगह पाया जाता है।
तो हमने सोचा भी चलो कार्बन हर जगह पाया जाता है, तो कार्बन से हम कंपेयर करें। कार्बन करीब करीब ज्यादातर एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, तब भी देखा गया, फिर तब भी गड़बड़ कुछ कि जो होल नंबर है वो होल नंबर में मास नहीं मिल रहा। फिर क्या किया और ऑब्जर्वेशन की गई। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्शन करे तो करीब सारे मेटल से ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन से कंपेयर किया तो ऑक्सीजन से क्या ऑक्सीजन का हमें मास क्या निकला, ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीजन को हमने 1 यूनिट मान लिया। और फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन से भी बात ज्यादा बनी नहीं, हमने फिर क्या किया, हाइड्रोजन का मास लिया कि हाइड्रोजन से अगर मैं किसी भी एटम को कंपेयर करूं ना, तो हाइड्रोजन का मास 1 निकला। अगर हाइड्रोजन मास अगर मैं 1 लेता हूं तो बाकी सारे एलिमेंट्स का मास वो होल नंबर या होल नंबर के आसपास की वैल्यू मिल रही थी, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो क्या किया, हाइड्रोजन का मास हमने लिया 1 यूनिट। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट लिया। अब इसे कंपेयर करने लगे सभी को, पर जो आईयूपीएसी ने क्या बोला, आईयूपीएसी ने बोला कि एक एटम का मास जो हाइड्रोजन अगर मैं एटम लेता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ही लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जो उसको तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो एक एटम का मास आईयूपीएसी ने क्या बोला, आईयूपीएसी ने एक हाइड्रोजन का नाम ले लिया, उसने बोला कि एक एटम का 1 एटम का मास, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन, जो कि हमारा क्या निकला, यूनिफाइड मास। इसको क्या बोला, यूनिफाइड मास। तो सारे के सारे मास वो 1/12 ऑफ कार्बन से कंपेयर होने लगे, और सारे मास फिर अब होल नंबर में आने लगे कि एक एटम का मास अगर मैं बात करूं तो एक एटम कितना होगा, वो 1/12 होगा कार्बन के। ये मेरा क्या, यूनिफाइड मास। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो यूनिफाइड मास को डिफाइन करो, तो यूनिफाइड मास क्या होगा कि 1/12 ऑफ कार्बन मास इज यूनिफाइड मास। तो और ये इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, एक फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर के पास एक बड़ा सा तरबूज है। मान लो कि उस तरबूज का वेट 12 किलो है, और भी उस फ्रूट वाले के पास और कोई वेट है ही नहीं, बस तराजू ले रखा उसने, और कोई पास कोई बाट भी नहीं, बाट मतलब वेट, उसके पास 1 किलो का, 2 किलो का, आधे किलो का कोई वेट नहीं। तो इसी से अपना वो काम चलाएगा। उसने क्या किया, उसने बताया लोगों को भाई ये जो तरबूज है 12 किलो का है, और वो क्या करते तरबूज के इक्वल 12 पार्ट कर देते हैं, जितने होंगे 12 पार्ट। तो एक पार्ट का जो मास होगा, एक पार्ट का जो वेट होगा वो 1 किलोग्राम होगा। अब उसको एक वेट मिल गया, अब वो उससे कंपेयर कर सकता है। उसने 2 फ्रूट रखे होंगे एक तराजू में, उसने क्या किया, उसने अपने एक तराजू में यहां पर 2 फ्रूट रखे, और यहां पर उसने अपना ये एक पार्ट रखा होगा। तो 2 फ्रूट इक्वल फ्रूट होंगे, इक्वल साइज का अगर फ्रूट है तो 2 फ्रूट ये एक पार्ट के इक्वल आ रहे हैं, मतलब एक फ्रूट का जो मास होगा वो आधे किलो होगा, और ऐसे इसका भी मास आधे किलो होगा। तो हमने कंपेयर करने के लिए कार्बन का यूज किया, जैसे इस फ्रूट सेलर ने कंपैरिजन के लिए इस तरबूज का यूज किया। फ्रूट सेलर ने कंपैरिजन के लिए इस तरबूज का यूज किया, क्योंकि हमारे पास तो कंपैरिजन, हम कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे हमें पता है 1 किलो का जो वेट रहता है, जो आपने देखा होगा कि जो तराजू जो लेकर रखते हैं ना, उसके पास जो 1 किलो का जो वेट रहता है, वो 1 किलो वेट उसी से तो कंपेयर करते हैं। सब्जी अगर तुम तोलते हो तो उससे उस 1 किलो के वेट से कंपेयर करते हैं। हमें क्या पता कि वो ठीक है या गलत है, जब तक तुम उसको भी अच्छे से कंपेयर किसी दूसरी चीज से कंपेयर करोगे तब जाके पता चलेगा उसका कि कौन सा ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ कंपेरिजन करना होता है, कंपेरिजन चलता है। ऐसे ही एटम का मास है वो भी कंपेरिजन में निकाला गया, 1/12 कार्बन से सारे एटॉमिक मास